हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर शम्मीकेश राय। जैसा कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन किए, उस पर डिस्कशन किए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विधि के छात्र हैं आप अगर क्वेश्चन जैसे लिख रहे हैं तो आप एक्ट को मेंशन कीजिए, किस धारा में, किसी भारतीय संविधान अधिनियम की धारा में जिसकी परिभाषा दी हुई है उस बारे में आप लिखें और उसके बाद परिभाषित करें, मार्किंग मिलेगा। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने बताया था, उसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंस कुछ आज हम डिस्कशन करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले एग्रीमेंट के बारे में। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे आप 10 लाइन उस पर लिखें, अपने शब्दों में लिखें, अपनी भाषा में लिखें, किताबी भाषा नहीं हो तो मार्किंग अच्छा मिलेगा। तो एग्रीमेंट पे जब आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले लिखें भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2E में एग्रीमेंट की परिभाषा दी हुई है। क्या दी हुई है? प्रत्येक वचन और वचनों का समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो उसे करार कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल में आप बताएं कि करार वैध भी हो सकते हैं, वैधानिक भी हो सकते हैं, अवैधानिक भी हो सकते हैं। करार जो वैधानिक होंगे, जिसमें आवश्यक लक्षण होगा, वो संविदा बनेंगे, उसे संविदा के रूप में कानून द्वारा परिवर्तित करवाया जा सकता है। आपने जैसे कॉन्ट्रैक्ट का भी परिभाषा मैंने बताया था कि विधि करार, वैसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, तो आप उस डिटेल में शॉर्ट क्वेश्चन को आप लिखेंगे। दूसरा चीज है प्रपोजल, प्रस्ताव। तो भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2A में प्रपोजल की परिभाषा दी हुई है। तो क्या दी हुई है? तो एक पक्षकार, जब एक पक्षकार या एक व्यक्ति दूसरे पक्षकार या दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने या ना करने की इच्छा से अपना विचार रखता है और दूसरा पक्ष या पक्षकार या दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने या ना करने की स्वीकृति देता है, तो पहला व्यक्ति ने जो प्रस्ताव दिया अपनी इच्छा से किसी कार्य को करने या ना करने की, तो वो प्रपोजल कहलाया, प्रस्ताव कहलाया। जैसे राम ने 10,000 रुपये में श्याम को गाय बेचने का प्रस्ताव दिया। तो 10,000 रुपये में गाय बेचने का प्रस्ताव राम ने श्याम को दिया, तो ये प्रपोजल हुआ। तो सबसे पहले भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2A से प्रपोजल स्टार्ट होता है और प्रपोजल प्रस्ताव ही होगा। प्रस्ताव देने वाला प्रस्तावक कहलाएगा, अस्वीकार करने वाला स्वीकर्ता कहलाएगा। तो आप इस तरह से प्रपोजल के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आप डिटेल में लिखेंगे। तीसरा है प्रॉमिस। तो जैसे धारा 2A में प्रपोजल दिया हुआ है, तो 2B में क्या दिया हुआ है? प्रॉमिस दिया हुआ है, वचन दिया हुआ है। तो वचन क्या है? जब पहला पक्षकार या वचनकर्ता के द्वारा किसी कार्य को करने या ना करने
की इच्छा से कोई अगर प्रस्ताव दिया गया, दूसरा व्यक्ति पक्षकार उसे स्वीकार कर लिया, तो हम लोग उसे क्या होगा, वो वचन हो जाएगा, वो प्रॉमिस हो जाएगा। जब अगर वो स्वीकार कर लिया जाएगा दूसरे पक्षों के द्वारा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा, तो वो वचन बन जाएगा। मतलब जैसे मैंने बताया कि राम ने श्याम को 10,000 रुपया में गाय बेचने का प्रस्ताव किया और श्याम ने उसे स्वीकार कर लिया, वो प्रॉमिस हो गया। अब वो 10,000 रुपया श्याम देगा और राम क्या देगा, उसे गाय देगा, बेचने का स्वीकार किया, दोनों प्रॉमिस हो गया। तो इस तरह से प्रॉमिस की परिभाषा के रूप में आप डिटेल में शॉर्ट नोट्स में करेंगे। अब कंसीडरेशन, जैसा कि इसे हिंदी में प्रतिफल कहते हैं, तो प्रतिफल क्या है? ये भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2D में प्रतिफल दी हुई है, उसको परिभाषित किया गया है। तो जब वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहता अथवा जब वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहता द्वारा कुछ कार्य करने या न करने या किसी कार्य को करने या उससे अलग रहने या कोई कार्य करता है या उस कार्य से अलग रहने का वचन देता है, तो वो कार्य या अलग रहना या विरत रहना या वो वचन क्या हुआ, वो प्रतिफल कहलाया। तो प्रतिफल, जैसा कि आपको मैंने पिछले बताया भी था, पिछले क्लास में भी, कि प्रतिफल निकलना चाहिए, वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए। वैधानिक प्रतिफल के बिना कोई भी करार जो है वो संविदा नहीं बन पाते हैं। इस तरह प्रतिफल में और जितने भी लाइन आप जोड़ सकते हैं कि संविदा बनने के लिए प्रतिफल जो है आवश्यक तत्व है, बिना प्रतिफल के संविदा नहीं बन सकते। और करार जो है क्या है, प्रत्येक वचन और वचनों के समूह जब एक दूसरे का प्रतिफल हो तब करार बनेगा, वैसे करार बन ही नहीं सकता है, बिना प्रतिफल के करार बन ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आप वर्णन कीजिएगा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 में प्रतिफल को परिभाषित करते हुए, उसके बारे में आप लिखेंगे। अब मैंने बताया था उसमें सम्मति, जब कंसेंट किसी का होता है तो उसमें एक शब्द आया था असाम्यक असर। तो असाम्यक असर पे भी शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस है। तो असाम्यक असर क्या है? तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 16 में असाम्यक असर को परिभाषित किया गया, उसको बताया गया है। तो असाम्यक असर जहां पक्षकारों के बीच, दो पक्षकार जो है उन दोनों के बीच जो संबंध है, वर्तमान जो संबंध है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका असर क्या है, और उसके असर के द्वारा ही जो सम्मति पर लिया गया, जैसे पिता पुत्र का संबंध है और दोनों के बीच में जो करार है, तो क्या है, वो जो असर उसमें संबंध का प्रभावित किया और संबंध के प्रभावित से जो करार किया या सम्मति प्रदान की गई और सम्मति से करार जो बना, तो क्या होगा, वो फ्री कंसेंट में नहीं आता है वो। अब आप देखते होंगे कि महिलाएं जो अशिक्षित, कुछ महिलाएं या बुर्काधारी महिलाएं जो कहा जाता है, तो वो क्या होते हैं, मतलब अपना कंसेंट नहीं दे रही हैं कोई भी चीज़ में, या घरेलू पर्दा
करने वाली औरतों के बारे में कहा जाता है कि वो जानकार नहीं होती हैं और उनके हस्बैंड या उनके फादर के कहने पर अगर कोई सम्मति प्रदान किए, कंसेंट प्रदान किया गया, तो उन महिलाओं को समझ नहीं होती है और उस पर कंसेंट दिया गया, तो वो असम्यक असर पे होता है, क्योंकि रिलेशन पे उसके हस्बैंड बोल रहे हैं, उनके फादर बोल रहे हैं, तो उनको पता नहीं रहता है फैक्ट, तथ्य के बारे में, तो वो उनसे प्रभावित होके वो अपना कंसेंट देती हैं। तो असम्यक असर में दोनों पक्षकारों के बीच जो संबंध है वो प्रभावित करता है, जिसके कारण वो फ्री कंसेंट में कोई भी करार नहीं कर पाते हैं। तो ये भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 16 में इसको परिभाषित किया गया है। उसके बाद आता है उत्पीड़न। उत्पीड़न भी भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 15 में दी हुई है, जिसे मैंने बताया था कि बलपूर्वक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स में, ये भी बराबर पूछता है। तो बलपूर्वक मतलब कंसेंट लिया गया। बलपूर्वक किसी भी तरह हो सकता है। बलपूर्वक हुआ कि किसी संपत्ति को अवरोध कर, धमकी देकर, किसी बच्चे को अगवा कर उसकी धमकी देकर, या डायरेक्ट रूप में पिस्टल सर के ऊपर पे रख कर, मतलब बल का प्रयोग कर जो कंसेंट लेता है, जिस करार में सम्मति प्रदान किया गया, वो उस करार में दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो जब निर्दोष पक्ष के द्वारा बाद में उस करार में, उस संविदा में वो इस चीज को लाता है कि मेरा जो कंसेंट था वो बलपूर्वक लाया गया था, तब उसे व्यर्थनीय घोषित किया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि आप उत्पीड़न के बारे में शॉर्ट नोट्स में इस तरह से अपनी भाषा में वर्णन करेंगे। उसके बाद मिथ्या वर्णन। मिथ्या वर्णन के बारे में भी मैंने बताया था, ये भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 18 में इसको परिभाषित की गई है। मिथ्या वर्णन में क्या है कि किसी भी तथ्य को सत्य से अलग हटकर उसका वर्णन करना, गलत वर्णन करना। मतलब ये बताना कि एक गाय है, ये दूध इतना दे रही है, 50 लीटर दूध दे रही है, दे नहीं रही है, 2 लीटर भी नहीं दे रही है, उसके बारे में मिथ्या वर्णन करना और उसके द्वारा जो करार कंसेंट लेना, उससे प्रभावित होकर, मिथ्या वर्णन के द्वारा प्रभावित होकर दूसरे पक्षकार के द्वारा जो कंसेंट दिया गया, तो वो फ्री कंसेंट में नहीं आएगा। तो ये शॉर्ट नोट्स में हो गया। अगला, हाँ, लोकनीति। शॉर्ट क्वेश्चन में ये लोकनीति भी इंपॉर्टेंट है। तो लोकनीति का क्या अर्थ होता है? पब्लिक के लिए ऐसी नीति से होता है जो विधि के अनुकूल हो, विधि विरुद्ध नहीं हो। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 23 में यह प्रावधान है कि ऐसा करार जो विधिपूर्ण उद्देश्य से किया गया हो या विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किया गया हो, तो वो शून्य होता है। तो सरकार का भी या किसी गवर्नमेंट का भी, या ये कोई भी लोक नीति के विरुद्ध कार्य नहीं होना चाहिए। कोई भी करार या कोई भी संविदा जो है वो वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, पब्लिक पॉलिसी को देखते हुए बनाया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जिसमें
लोक का कल्याणकारी राज्य की कल्पना की बात है और वैसे नीति पे करार जो होता है लोक नीति के विरुद्ध, तो वो करार जो है वो वैलिड नहीं माना जाता है। कल्याणकारी योजना मीन्स कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पब्लिक पॉलिसी में के लिए सरकार लाती है, या जिसमें मास बेसिस पे जन को फ़ायदा होता है, पब्लिक को फ़ायदा होता है, लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो नीति जो बनाती है गवर्नमेंट, कोई भी सरकार जो नीति बनाती है वो क्या, वो पब्लिक के लिए बनाती है, मास बेसिस में उसको फ़ायदा मिले। तो कहने का मीन्स है कि कोई भी ऐसा करार जो है लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और मैंने जैसा आपको अभी बताया कि भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 23 में यह प्रावधान भी है कि ऐसा करार नहीं होना चाहिए जिसका उद्देश्य वैधानिक प्रतिफल नहीं हो, जिसका वैधानिक प्रतिफल नहीं लिखे, वैधानिक उद्देश्य के लिए जो भी करार अगर नहीं किए गए हैं तो वो शून्य होते हैं। तो इस तरह से पब्लिक लोक नीति के बारे में आप लिखेंगे। आगे है शून्य करनी, वॉइडेबल। आप बताया था जैसे कि सभी करार जो हैं जिसमें सारे आवश्यक लक्षण भी हैं और वो करार में अगर निर्दोष कोई व्यक्ति, दूसरा पक्षकार जो है, उस करार को के कंसेंट, जो फ्री कंसेंट के बारे में मैंने बताया था, फ्री कंसेंट डिपेंड किस पे करता है कि उत्पीड़न से कंसेंट लिया गया है, मिथ्या वर्णन के द्वारा कंसेंट है, कपट के द्वारा कंसेंट है, या भूल से कंसेंट, सहमति ली गई है। तो जब वो शून्य करणीय जो भी करार या संविदा होता है वो देखने में वैध लगता है, वो देखने में कोई भी संविदा ऐसा नहीं लगता है कि वो करार वैलिड नहीं है। जब दूसरे पक्षकार, उसमें एक पक्षकार निर्दोष पक्षकार के द्वारा उसकी मर्जी पर जब अपने कंसेंट के बारे में वो प्रदर्शन बताते हैं कि उनका स्वतंत्र कंसेंट नहीं था इस करार में, तो उसको वॉइडेबल घोषित किया जाता है। उस करार को क्या किया जाता है, शून्य करणीय घोषित किया जाता है। इसके बाद वॉइड, शून्य, क्या हुआ इसका अर्थ? जो करार शुरू से ही शून्य है, उसमें आवश्यक लक्षण नहीं है, या दो तरह के शून्य करार होते हैं, संविदा होते हैं कि एक में तो उसके आवश्यक लक्षण दिखाई नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो वो शून्य है। दूसरा ऐसा करार, आपको मैंने जैसे बताया भी था कि व्यापार अपरोधी करार क्या होते हैं, शून्य होते हैं। विवाह अवरोध करार क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो पहला हुआ कि कुछ ऐसे करार होते हैं, संविदा होते हैं जो शुरू में करार शुरू में ही से ही शून्य होते हैं, मतलब उसमें कुछ आवश्यक लक्षण रहते ही नहीं हैं। और दूसरा क्या हुआ कि वो ऐसा करार होते हैं जो व्यापार अवरोधी करार हुए, विवाह अवरोध करार हुए, तो वो व्यर्थ घोषित होते हैं, उनको कानून द्वारा व्यर्थ घोषित किया जाता है, न्यायालय द्वारा व्यर्थ घोषित कराया जाता है।
अगला है नवीनीकरण। तो नवीनीकरण में क्या है? नवीनीकरण हुआ कि कोई भी जिस तरह का संविदा किया गया है, जैसे 5 वर्ष पूर्व किसी ने, ए नाम के व्यक्ति ने बी से कर्ज लिया, 5,000 रुपया कर्ज लिया है, और अभी आके उसकी कर्ज अदायगी के बारे में कोई संविदा करता है, तो पिछला जो कंडीशन है, पिछला जो संविदा जो करार था, वो होता है क्या? भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 62 के अनुसार पिछला करार जो होता है वो खत्म हो जाता है, नए सिरे से जो करार हुआ, जो संविदा हुई, वो लागू हो जाता है। तो पिछला करार को लागू नहीं करवाया जा सकता है, उसको निरस्त किया जा सकता है। तो ये भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 62 में ये दिया हुआ है नवीनीकरण का। नवीनीकरण करार होने के बाद पिछला जो करार है उसका महत्व खत्म हो जाता है, उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। तो तीसरा चीज है समाश्रित संविदा। अगला मैंने बताया था, उसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन में भी डिटेल से बताया था। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 में समाश्रित संविदा को परिभाषित किया गया है, किसी कार्य को करने या न करने कि अनुशासित घटना के घटित होने के बाद किसी बात को करने या न करने की बात कही गई है। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें अग्नि बीमा जो कराती है कंपनी, वो उसका प्रत्येक सौदा समाश्रित संविदा रहता है। तो उसमें अनुशांशिक घटना के घटित होने के बाद किसी कार्य को करने या न करने, अनुशांशिक घटना के घटित होने या न होने पर थोड़ा सा, तो किसी कार्य को करने या न करने की बात होती है। तो समाश्रित संविदा को भी डिटेल रूप में आप इस तरह से लिखेंगे, सेक्शन वाइज आप उसको परिभाषित करके उसके बारे में उदाहरण स्वरूप देंगे कि ए ने बी के साथ ये करार किया कि उसका घर अगर जल जाएगा तो 10,000 रुपया बी को देगा। तो जब बी का अगर घर नहीं जलता है तो वो तब तक वो किसी बात को करने या न करने की बात नहीं होती, वो घटना घटित होने के बाद ही, वो अनुशांशिक घटना घटित होने के बाद ही किस कार्य को करने या न करने की बात है। अब लास्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, विपक्षित संविदा। ये इंपॉर्टेंट है आपको, जैसा कि संविदा मैंने बताया था, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H में संविदा की परिभाषा दी हुई है, एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब वह करार जो कानून के द्वारा परिवर्तनीय हो। मैंने एक संविदा पढ़ा थी, एक संविदा एक ऐसी भी संविदा होती है जो विपक्षित होती है। विपक्षित मीन्स क्या होता है? जो आप उसमें कोई प्रस्तावना शुरू में नहीं होती है, उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक संविदा को मानने पे विवश होती है, माना जाता है उसको। जैसे कोर्ट का ऑर्डर है, न्यायालय का आदेश हुआ, उसमें अगर किसी को कुछ देने या लेने की बात आ रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की उसमें विवाद है, तो मतलब उसमें शुरुआती स्टेज में न कोई प्रस्तावना की बात आई है और न ही स्वीकार, उसमें स्वीकार होता है। तो उससे अलग हटकर, प्रस्तावना और एक्सेप्टेंस से अलग हटकर कुछ करार जो होते हैं वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 9 में विपक्षित संविदा को दिया गया है। उसमें दिया गया है कि कुछ ऐसे करार जो प्रस्तावना और स्वीकारता से अलग हटकर बनते हैं, वो शुरुआती स्टेज में
वो नहीं होते हैं तो वो वैसे करार जो है विपक्षित संविदा कहलाते हैं। तो जिस तरह से ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स में आपको मैंने बताया, जो जो आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे और एग्जामिनेशन में अपनी भाषा में और भारतीय संविदा अधिनियम की धारा को देते हुए परिभाषित करेंगे, लिखेंगे। 10 लाइन अगर सही ढंग से अपने भाषा में उसके बारे में बताएंगे तो अच्छा, बहुत अच्छा मार्किंग मिलेगा। ठीक है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हमें खुशी है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। हमारे कॉलेज के सारे टीचर का क्लास आप लोग रेगुलर देख रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप इसका उपयोग में लाएंगे, इस लेक्चर को अपने उपयोग में लाएंगे और एग्जामिनेशन में बेहतर करेंगे। धन्यवाद।